देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पे बैक पीरियड, है ना। पे बैक पीरियड हमने पढ़ा था कि पे बैक पीरियड क्या होता है। तो व्हाट इज पे बैक मेथड, एक पढ़ा था हमने पे बैक पीरियड, ठीक है। ये देखिए सिलेबस ही देख लीजिए आप, ये जो हमारा ये देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था, ये पे बैक पीरियड एक टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो पे बैक पीरियड क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज पे बैक पीरियड, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है आपके पास, 5 ऑप्शन दिया है उसमें। तो हमने क्या पढ़ा था, पे बैक पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो पैसा हमें कितने साल के अंदर वापस मिल रहा है। पे बैक पीरियड सिंपल सा था कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो हमको वापस कितने साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या था, पे बैक पीरियड। अब आप पांचों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन जो रहेगा उसको हम टिक करेंगे, है ना। पहला क्या है, पहला ऑप्शन है द पे बैक मेथड ऑफ अ प्रोजेक्ट इज टू रिकवर ऑल इन्वेस्टमेंट इन 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ क्या दिया, टाइम दे दिया है, लेकिन पे बैक पीरियड में एक्चुअल होता क्या है कि टाइम निकालना रहता है हमें, ठीक है। हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें कितने साल में वापस मिलेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पे बैक मेथड इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट बाय मेजरिंग द टाइम इट विल टेक टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। असल डेफिनेशन क्या है, यही होता है कि जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जो भी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल में हमारा रिकवर होगा, ठीक है। तो हो सकता है ये ऑप्शन को सबसे नीचे कर दे और कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सारे ऑप्शन दे दे। तो ये सारे ऑप्शन में क्या है, पे बैक मेथड ऑफ अ प्रोजेक्ट इज टू रिकवर ऑल इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल। ये क्या दिया है, पे बैक मेथड पीरियड क्या है, ऐसा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितना में रिकवर होगा, 10 साल में। और पांचवा ऑप्शन क्या दिया है, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो क्या होता है, 5 साल में रिकवर होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पे बैक पीरियड क्या होता है, उसमें हम कैलकुलेट करके साल निकालते हैं कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 10 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या किया हमने, 10 करोड़, फिर क्या करते थे अपन, हाँ गुड इवनिंग, 10 करोड़ हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको कैलकुलेट करके हम क्या करते थे, निकालते थे कि कितने साल बाद ये 10 करोड़ हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हर साल हमारा कितना रिकवर हो रहा है, 2-2 करोड़ हमारा हर साल हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्ट इनकम हो रहा है, ठीक है। 10 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट किया और हर साल हमारा कितना इनकम हो रहा है, 2-2 करोड़ हो रहा है। तो क्या होगा, 5 साल बाद हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको वापस मिल जाएगा। तो इसका पे बैक पीरियड क्या होगा, 5 ईयर्स, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करके हम देखें तो कैसे करेंगे कि 10 करोड़ हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, पर ईयर हमारा 2 करोड़ वापस आ रहा है, तो 2 करोड़ पर ईयर के हिसाब से हमारा 10 करोड़ कब इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा, 5 साल बाद। तो पे बैक पीरियड क्या हो गया आपका आंसर, 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो व्हाट इज पे बैक मेथड, ऐसी बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये जो पहले 80 नंबर के होते थे उसमें तो बहुत ही कम मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते थे। अब आपके 150 नंबर का 150 नंबर का अब आपका पेपर होता है 21 से, है ना। तो उसमें थोड़ा से फिर भी अभी भी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, लेजिस्लेशन के पोर्शन, लेजिस्लेशन से आप तुलना करें तो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस अभी भी कम है, ठीक है। तो लेजिस्लेशन में खास ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये जो पेपर था उसमें से जो जो आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है उसको मैंने छांट के रखा है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एक बार आपका पूरा हो जाए, इट्स माय फर्स्ट लाइव क्लास ओवर माइनिंग एंड आई वांटेड टू नो दैट सिलेबस ऑफ माइंड मैनेजमेंट एंड हाउ मेनी क्लासेस आर डन येट, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ माइंड मैनेजमेंट क्लासेस इन अपकमिंग, ओके, ठीक है। तो ये क्या है, ये माइंड मैनेजमेंट का सिलेबस है, एक फर्स्ट क्लास का सिलेबस ही है ये जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया है, सारा कवर माइंड मैनेजमेंट का लगभग सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर चुका है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये जो सिलेबस हमने कवर किया उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सारा अभी डिस्कस हो रहा है, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, माइंड मैनेजमेंट के लगभग 27 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, 27-28 लेक्चर लगभग हो चुके हैं। उसमें ये सारा माइंड मैनेजमेंट क्या है, सिलेबस पूरा टॉपिक वाइज सारे डिस्कशन हो चुके हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, आज और कल क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से, ओनली मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी मैनेजमेंट कवर किया है।
ठीक है, मैनेजमेंट सारा पढ़ लिया है। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया उसे हम क्या करेंगे, आज और कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये लेजिस्लेशन वाला जो पोर्शन है, ये आपका अपडेट कर दिया गया है सारा फोल्डर। ये जो भी है एक्ट, रूल, रेगुलेशन, ये सारा आप फोल्डर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर लाइव क्लासेस में जब क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद लाइव क्लासेस में अगला क्या आएगा आपका, ये जनरल सेफ्टी। ठीक है, जनरल सेफ्टी वाला सारा पोर्शन हम क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट के जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू आए हुए हैं उन्हें डिस्कस करने के बाद ये जनरल सेफ्टी का जो भी पोर्शन है इसे हम लाइव क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और आपका ये जो लेजिस्लेशन वाला पोर्शन है, अब अब आप देखेंगे तो सारा कंटेंट में अपलोड मिल जाएगा आपको। आप वहाँ जाके जब भी टाइम मिलता है ये लेजिस्लेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे अपन आगे, उसको दोबारा करा सकते हैं। ठीक है, ये सारा था। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम जहाँ थे। पहला क्वेश्चन पे बैक पीरियड का था। तो पे बैक पीरियड यही होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया वो रिकवर कितने साल में होगा। बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। हम्म, चलिए अब ये अगला क्या है आपका, ईआरपी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि व्हाट इज ईआरपी, है ना। ईआरपी के बारे में हमने पढ़ा था कि ईआरपी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, स्टोर करता है और उसको कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उस डाटा को। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज ईआरपी। ठीक है, आप देखेंगे व्हाट इज ईआरपी, तो ये पहले वाले क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है। उस समय क्या होता था, 80 क्वेश्चन वाले होते थे, है ना। उसमें देखिए 5 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपको जो सबसे सटीक ऑप्शन रहेगा उसको हमें क्या करना है। ठीक, पहला क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट अ कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट रॉयल्टी। ठीक है, यहाँ ये गलत हो गया। सॉफ्टवेयर तो है, ईआरपी क्या है, नो डाउट एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन ईआरपी क्या करता है, डाटा को कलेक्ट वगैरह करता है, रॉयल्टी उससे कलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज से रॉयल्टी या सिर्फ ओनली रॉयल्टी के लिए हम ईआरपी का यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट अ कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज एंड इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम मैनी बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये एक सही लग रहा है कि जो भी आपका ईआरपी है वो क्या है, एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंपनी उसको क्या करता है, यूज करता है किस लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसे मैनेज करने के लिए और इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम मैनी बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज में जितना भी डाटा है उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। तीसरा क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट अ कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट सेस फ्रॉम मैनी बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, ये नहीं सिर्फ ये नहीं कि सेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सेस कलेक्ट करने के लिए। चौथा क्या, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट अ कंपनी कैन यूज टू प्ले पे सैलरीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि ईआरपी का यूज सिर्फ सैलरी पे करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चौथा क्या ऑप्शन दिया है कि आप मान लीजिए ऊपर दिया है तो हमारा, आप ये जान रहे होंगे कोल इंडिया का अभी अभी ईआरपी लागू हुआ है कुछ सालों पहले, है ना, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। तो उसमें हमारा सैलरी अब आप जानते हैं कि ईआरपी सैप से होता है। तो ये ऑप्शन देख के ये नहीं कि ये ऑप्शन देखा हमने कि सैलरी पे किया जाता है ईआरपी से और इसे मारकर आगे बढ़ गए। नहीं, एक्चुअल में ईआरपी सिर्फ सैलरी के नहीं होता है, जितना भी डाटा है उसे कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है ना। और पांचवा क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट अ कंपनी कैन यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर देयर बिजनेस। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी यूज करता है अपने बिजनेस के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल ईआरपी का हमने पढ़ा है कि ईआरपी क्या है, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंपनी अपने डाटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है और बिजनेस एक्टिविटीज से डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर मैनेजमेंट। आप वाटर मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में याद कीजिए हमने पढ़ा था ईटीपी, एसटीपी, ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। तो वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखिए। पहला क्या, द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू सीवेज और वेस्ट वाटर। ऐसा तो नहीं कि वाटर मैनेजमेंट में हम सिर्फ सीवेज वाटर को ही मैनेज करेंगे, ठीक है, हम जो हमारे इंडस्ट्रीज से वाटर निकलते हैं उसे भी मैनेज करेंगे। तो ये क्या ऑप्शन है, जो आपका ये पहला ऑप्शन दिख रहा है, उसमें ये कहा गया है कि जो क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू सीवरेज और वेस्ट वाटर, ठीक है, सीवरेज और वेस्ट वाटर से को वाटर को मैनेज करना। दूसरा क्या ऑप्शन दिया, एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, developing, distributing, and optimum use of water resources under defined water policies and regulation, which also includes treatment of drinking water, industrial water, सीवेज वाटर और वेस्ट वाटर। ठीक है, तो सबसे सटीक आंसर आपका यही है कि वाटर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, ठीक है, प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और यूज का ऑप्टिमम, वाटर का ऑप्टिमम यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे वाटर पॉलिसी में डिफाइन रहेगा, जो भी रेगुलेशन में डिफाइन रहेगा। जिसमें और क्या इंक्लूड रहता है वाटर मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट, कौन से वाटर का ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर का ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर का ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर, मतलब जितने भी टाइप के वाटर हैं जो गंदा है उसका ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आएगा, और उसका प्लानिंग के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, डेवलप करना, ये सारा चीज आपके वाटर मैनेजमेंट में आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्स थ्रू मैनेजमेंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही आएगा, उसका प्लानिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोलिंग करना, ये सारा वाटर मैनेजमेंट के अंदर आता है। एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर एंड इट्स हार्नेसिंग फॉर ड्रिंकिंग एंड कल्टीवेशन पर्पस, ठीक है, जो बारिश की पानी है उसको मैनेज करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि बारिश का पानी को मैनेज करना और उसको आपका खेती बाड़ी में यूज करना, है ना, या पानी पीने में यूज करना, तो सिर्फ ये नहीं होगा। आपका वाटर मैनेजमेंट अगर पूछेगा, क्वेश्चन में है डिफाइन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, यदि आपका वाटर मैनेजमेंट को डेफिनेशन पूछता है कि वाटर मैनेजमेंट क्या है, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। क्या था दूसरा ऑप्शन, ये देखिए सही आंसर क्या है आपका दूसरा। अच्छा, पांचवा ऑप्शन भी देखते हैं, द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो या इंडस्ट्रियल वाटर हो, उसका डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्टिविटी को क्या वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। आपका सटीक आंसर क्या है दूसरा, की एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर डिफाइंड वाटर पॉलिसीज रेगुलेशन, ठीक है, एक तो प्लानिंग के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, डेवलप करना और उसका ट्रीटमेंट भी करना, ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट अगर पूछता है तो उसको आप आंसर ये देंगे। अब देखिए व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हमने दो चीज पढ़ा था जब हम टॉपिक कवर कर रहे थे, तो क्या क्या पढ़ा था हमने, ईटीपी और एसटीपी, ठीक है, ये दो चीज हमने पढ़ा था। तो पहला क्या है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और दूसरा क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता था, जो इंडस्ट्रीज से गंदे पानी बाहर निकलते थे, है ना, जैसे वर्कशॉप से ग्रीस मिला हुआ पानी बाहर आ रहा है ना, जो भी इंडस्ट्रीज से पानी बाहर आ रहा है उसको अपन कहाँ प्लांट में, किस प्लांट में ट्रीटमेंट करते थे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। अब एसटीपी क्या था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अपन क्या करते थे, जो हमारा हाउस होल्ड, जो हमारे घर से गंदा पानी निकल रहा है, ठीक है, नाला का पानी है, वो सबको, उस पानी को हम किस में ट्रीटमेंट करते थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। एक तो ये हमने देखा था, उसको मैकेनिकल प्रोसेस से करते थे, है ना, एक प्रोसेस से करते थे, तो उसको ऑप्शन में उस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रेन वाटर, ये तो यहाँ गलत हो गया कि जो बारिश की पानी रहता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ ये गलत हो गया। दूसरा क्या ऑप्शन है, प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रीट सी वाटर, ठीक है, जो समुद्र की पानी है उसको ट्रीटमेंट करना, तो वो भी आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया। प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स टू हेल्प टू ब्रेक सॉलिड्स इनटू अ क्लीनर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट, ठीक है, ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, इसको अपन ये मान के चलते हैं, और भी ऑप्शन देख लेते हैं।
ठीक है। तीसरा को अपन मान के चलते हैं ये सही हो सकता है। ठीक है, जब कंफ्यूजन रहे, क्या है, हमने तो पढ़ा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जो हमारे घर से पानी निकलता है, हाउस होल्ड के पानी रहता है, उसको ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा और घुमा कर पूछा है ना, उसके और डीप पूछा है। एक ये सही हो सकता है। चौथा क्या लिखा है, प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड्स टू ब्रेक सॉलिड्स टू प्रोड्यूस अ वेस्ट विच इज नॉट ए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे पानी में सॉलिड्स रहता है उसे ब्रेक किया जाता है, क्लीन किया जाता है, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। ठीक है, मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट, कि जो एनवायरमेंट में छोड़ा जाए पानी को तो वो एनवायरमेंट को कुछ नुकसान न पहुंचाए। चौथा में क्या बोल रहा है, नॉट ए एनवायरमेंट फ्रेंडली एफ्लुएंट, जो कि ऐसा ट्रीटमेंट किए हम, सॉलिड को ब्रेक वगैरह कर दिए और क्या किए, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहा वो। ठीक है, तो वो यहाँ गलत हो गया कि नॉट अ एनवायरमेंट फ्रेंडली एफ्लुएंट। प्रोसेस इन विच मैकेनिकल कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ प्रोसेस टू ब्रेक सॉलिड्स इनटू अ गैसेस एंड लिबरेटेड इनटू एयर। ये तो गलत बात है कि जो भी सॉलिड्स है उसको गैस में कन्वर्ट कर देंगे और हवा में छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जो भी गंदा पानी रहता है उसे ट्रीटमेंट करके साफ पानी किया जाता है, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। ठीक है, तो सारा ऑप्शन हमने पढ़ा, तो ये तीसरा ऑप्शन ही सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, कि जो भी सॉलिड्स वगैरह रहते हैं पानी में उसे हम ऐसे क्लीन करते हैं, ब्रेक करते हैं कि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली एफ्लुएंट हो जाए। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, थर्ड। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए जो हम डायरेक्ट ना पढ़ा हो, इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन का प्रोसेस अपनाते हैं कि ये आंसर तो सही नहीं हो सकता, ये आंसर सही नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा सही होगा, ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाया। एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे किया, हाँ ये तो रेन वाटर गलत आंसर हो गया, सी वाटर गलत आंसर हो गया। ठीक है, नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली ये भी गलत हो गया। ठीक है, ब्रेक सॉलिड इनटू गैसेस, सॉलिड को गैस में ट्रीटमेंट प्लांट में कभी भी कन्वर्ट नहीं करते, ये तो हमें पता है, इस गंदा पानी को साफ करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन प्रोसेस से हमें सही आंसर क्या मिला, थर्ड। ठीक है, अब देखिए इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री हमने पढ़ा था कि डिटेल्ड लिस्ट, क्या पढ़ा था इन्वेंट्री में हमने, कि किस जो भी हमारे वर्कशॉप या मान लो एक लाइब्रेरी का ही एग्जांपल लिया था कि बुक का, लाइब्रेरी में जितने भी बुक है उनका पूरा डिटेल लिस्ट पता होना कि कौन सा बुक कितने हैं। ठीक है, कौन सा बुक का कमी है। अब इसी को हम माइनिंग में लाएं तो मेनली ये किस में यूज होता है, इन्वेंट्री आपके टूल्स में यूज होता है ना, वर्कशॉप में। वर्कशॉप में इन्वेंट्री की मेनली माइनिंग में कहाँ यूज होता है, वर्कशॉप में। ठीक है, तो पूरा डिटेल लिस्ट रहता है हमारे पास कि हमारे पास ग्रीस कितना अवेलेबल है। ठीक है, ग्रीस हमारे पास कितना अवेलेबल है, इस मंथ में कितना यूज होगा, कब खत्म होगा, कब हमें ऑर्डर करना है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ये सारा चीज आता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रीस मान लो नट बोल्ट ही है, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, नट बोल्ट। ठीक है, नट बोल्ट हमारे पास कितना अवेलेबल है, कब तक चलेगा, और एडवांस में हमें कब ऑर्डर करना है। ये नहीं कि खत्म होने का इंतजार करना है। जब हमारे पास इन्वेंट्री का पूरा लिस्ट रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एडवांस में ऑर्डर कर सकते हैं। एडवांस में ऑर्डर करने से फायदा क्या होगा, एक तो हमें रश से बचेंगे कि स्टॉक आउट होने से बचेंगे। स्टॉक आउट होने के बाद क्या होगा, आपका मशीन खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक आउट होने से पहले आपको ऑर्डर करना है, ये इन्वेंट्री में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, चलिए अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है ये हम देखते हैं। तो सारे ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। इट इज अ प्रोसेस इन विच एवरी कंपनी बिल्ड्स अप लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर फॉर देयर यूज। ठीक है, क्या ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी क्या करता है, खुद बनाता है, बिल्ड्स अप लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। इन्वेंटरी में हमने क्या पढ़ा था, डिटेल लिस्ट बस रहता है ना, जो भी है उसको पूरा कैसे मैनेज करना है, स्टॉक आउट होने से कैसे बचाना है। ठीक है, कैसे हम उसको मैनेज करें, जो भी हमारे पास पार्ट्स है उसको हमें ऐसे मैनेज करना है कि वो स्टॉक आउट होने से पहले पहले हम उसे ऑर्डर कर ले ताकि हमारा पैसा बचे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो ये सारा चीज हमने पढ़ा था। तो खुद बनाते हैं ये तो गलत हो गया। इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर फॉर देयर यूज। फिर ये भी गलत हो गया कि कंपनी क्या लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर्स मैन्युफैक्चर करता है अपने यूज के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये तो नहीं है कि कंपनी अपने यूज के लिए लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर्स मैन्युफैक्चर्स करता है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट है,
इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर्स फॉर मार्केटिंग। फिर यहाँ गलत चीज बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चर्स नहीं करते हैं। ठीक है, छोटे मोटे जो नट बोल्ट है वो सब मैन्युफैक्चर कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। तो ये भी क्या है, ऑप्शन आपका गलत हो गया कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वर्कशॉप में वो अगला ऑप्शन देखिए क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट अ कंपनी ऑलवेज हैज द रिक्वायर्ड स्पेयर्स it needs on hand and keeps low stocks, which in turn results low cost as possible। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी इंश्योर हो जाता है कि हमेशा उसके स्पेयर पार्ट्स उसके हाथ में हो, जब भी उसको जरूरत पड़े तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी के पास हमेशा स्पेयर पार्ट्स ऑन हैंड हो एंड कीप्स लो स्टॉक, ठीक है, स्टॉक्स हमेशा अवेलेबल रहे, विच इन टर्न रिजल्ट लो कॉस्ट एज पॉसिबल, जिससे हमें क्या पड़े कि लो कॉस्ट हमें पड़े। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हमेशा हाथ में रहे स्पेयर। ठीक है, इन्वेंट्री जब आप मैनेजमेंट करोगे, अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज करोगे, तो जो भी स्पेयर पार्ट्स है, मान लो आपके किसी मशीन का एयर फिल्टर ही है, ठीक है, अब वो एयर फिल्टर खराब हुआ तो मशीन खड़ी हो गई, तो आप पहले से स्पेयर्स में एयर फिल्टर रखोगे। ठीक है, तो इतना रखोगे कि कभी आपका मशीन खड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या है, उसका स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में यही बोल रहा है कि हमेशा ऑन हैंड रहे स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, जो हमेशा क्या रहेगा, स्टॉक लो रहे, स्टॉक लो पे ध्यान रहेगा। और जब भी एडवांस में हम उसको खरीद लेंगे, स्टॉक खत्म होने से पहले एडवांस में खरीदेंगे, तो हमें क्या पड़ेगा, लो कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आपका स्टॉक खत्म हो गया, आपकी मशीन खड़ी है, आप मार्केट में जाओगे, कोई भी पैसा लगेगा, मतलब जितना भी पैसा लगेगा आप उतना पैसा लेकर उतने पैसे में उस स्पेयर पार्ट को लेके आओगे, तो आपका कहीं ना कहीं पैसे का घाटा है। ठीक है, तो लो कॉस्ट में भी इसमें लगता है, तो ये ऑप्शन एक आपका सही है। पांचवा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच कंपनी ऑलवेज हैज रिक्वायर्ड स्पेयर्स विच इट नीड्स बाय एस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इटसेल्फ। बस यहाँ ये गलत लिख दिया कि वो खुद मैन्युफैक्चर करता है एंड ऑल्सो सप्लाइज टू अदर, और दूसरों को भी सप्लाई करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, स्पेयर हमेशा आपका अवेलेबल रहे, ऑन हैंड रहे, जब भी जरूरत पड़े, और वो कभी स्टॉक आउट ना हो, और एडवांस में आप उसको ऑर्डर करेंगे ताकि आपको कम से कम पैसे में वो मिले। ठीक है, अब देखिए ये अगला क्या क्वेश्चन है, वर्क स्टडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमने क्या पढ़ा था, मेथड स्टडी और वर्क स्टडी। याद कीजिए, हमने पढ़ा था मेथड स्टडी प्लस टाइम स्टडी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वर्क स्टडी में क्या होता है, कौन से मेथड से हम करें काम कि हमारा काम सही हो, सेफ्टी के साथ हो, है ना। और टाइम स्टडी में क्या होता था, कौन सा हम तरीका अपनाएं कि कम से कम समय लगे। ठीक है, वर्क स्टडी के अंदर दो चीजें हमने पढ़ा था, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। ठीक है, एक तो मेथड कि मान लीजिए कोई एक फेस मिल गया, तो अब किस मेथड से करें, मतलब एक स्टडी हम करेंगे कि इस फेस में ये ओपन कास्ट का मान लो एक फेस है। ठीक है, ये कोयले का फेस है, कोल फेस है, तो आप स्टडी करेंगे कि यहाँ हम शॉवेल लगाएं, पेलोडर लगाएं, ठीक है, पीसी लगाएं, बैकहो शॉवेल लगाएं, तो आप ये मेथड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर मेथड से काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और टाइम स्टडी भी करेंगे कि किस मेथड से आप काम कर रहे हैं तो कम 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 टाइम लग रहा है आपका और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्क स्टडी। अब देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, इट इज़ अ टेक्निक फॉर कैरिंग आउट स्टडी ऑफ ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट फॉर सेविंग मनी। चलिए, एक तो ये ऑप्शन है कि पैसा बचाने के लिए, ये क्या है ऑप्शन, पैसा बचाने के लिए हम स्टडी करते हैं टेक्निक का। ठीक है, इट इज अ टेक्निक फॉर कैरिंग आउट स्टडी ऑफ ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो रहा है माइंस में, उस ऑपरेशन का स्टडी हम करते हैं किस लिए, पैसे बचाने के लिए। तो ये गलत है कि पैसा बचाना मेन मकसद पैसा बचाना नहीं होता है। इट इज अ जेनरिक टर्म फॉर टेक्निक्स पर्टिकुलरली मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। देखिए वर्क स्टडी के अंदर क्या हमने बताया था, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। ठीक है, एंड डिफाइंड एज एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक जॉब
किसी भी स्पेसिफिक जॉब का क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं इन एन एफर्ट टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका एक सही लग रहा है कि वर्क स्टडी में क्या क्या आता है, टेक्निक्स, मेथड स्टडी आता है, मेथड स्टडी आता है और क्या आता है, टाइम स्टडी आता है। ये तो हमने पहले ही बता दिया। फिर क्या है, इसमें हम वर्क स्टडी का डेफिनेशन और डीप में जाएं तो क्या होता है, हम किसी भी स्पेसिफिक जॉब का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक, किसी भी स्पेसिफिक जॉब का हम एनालिसिस करते हैं इन एन एफर्ट टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। मान लीजिए वही एक एग्जांपल जो हमने दिया, एक फेस मिल गया, अब इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा मशीन हम लगाएं ताकि हमारा एफर्ट भी कम लगे और टाइम भी कम लगे। ठीक है, वर्क स्टडी में कौन सा मशीन, हमें एक फेस मिल गया, अब हम इसमें कौन सा मशीन लगाए कि जिससे हमारा एफर्ट भी कम लगे और टाइम भी कम लगे। ये क्या आ गया, आपका वर्क स्टडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क स्टडी इज इक्वल टू मेथड स्टडी प्लस टाइम स्टडी, ये याद रखिए। इस तरीके का ऑप्शन कुछ रहेगा तो आपको वहाँ एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, फिर भी ऑप्शन हम सारा देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, इट इज अ जेनेरिक टर्म फॉर एस्टेब्लिशिंग अ मेथड ऑफ वर्क टू सेव टाइम एंड मैन पावर। ठीक है, एक ऐसा टर्म है, वर्क स्टडी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ वर्क को स्टेब्लिश करते हैं ताकि टाइम और मैन पावर बचे। ये मतलब दो के तुलना में आप करोगे तो तीसरा आप उतना दमदार आंसर नहीं है। इट इज अ जेनरिक टर्म फॉर कैरिंग आउट स्टडी टू सेव मटेरियल्स एंड मैन आवर्स फॉर इफेक्टिव कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, ये एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल मटेरियल को भी सेव करते हैं, है ना, कि हमारा मटेरियल कैसे सेव हो, मैन आवर्स कैसे सेव हो। ये भी दो की तुलना में सटीक आंसर नहीं है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच कंपनी ऑलवेज हैज रिक्वायर्ड स्पेस which it needs by establishing manufacturing unit itself and also supplies to others। ये तो पूरा अलग ही है। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही एकदम इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो आंसर आपका क्या रहेगा इसमें, सेकंड ऑप्शन आपका सही है कि वर्क स्टडी क्या है, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी का। वर्क स्टडी में क्या किया जाता है, मेथड स्टडी किया जाता है और टाइम स्टडी किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक जॉब को ताकि उसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड से किया जाए इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट, कि हमारा टाइम भी कम लगे और एफर्ट भी कम लगाए। चलिए, अगला क्या है, डिफाइन मैनेजमेंट। अगला क्या ऑप्शन है, डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, जो सबसे शायद ये पहला ही क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मैनेजमेंट करके। तो मैनेजमेंट में क्या है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी मैन पावर है, उसे ऐसा मैनेज करना ताकि जो भी हमारा कंपनी का गोल है उसे हम अचीव कर सके। ठीक है, ऐसे मैनेज करना कि कंपनी के गोल को अचीव कर सके, ये सिंपल हमने पढ़ा था। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन उस डेफिनेशन के सबसे पास है। पहला क्या, रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द सोल मोटिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो कोई ऑप्शन अलग ही दिख रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रनिंग करना किस किस मकसद से, सोल मोटिव क्या रहेगा उसका, प्रॉफिट कमाने का। तो ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता। दूसरा क्या, द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एक ऑप्शन सही लग रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइज करना, जो भी आपके पास मैन पावर है, ठीक है, उसको क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन करना। ठीक है, और जो भी मैन पावर या एक्टिविटीज है उसको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना और उनको कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना और कोऑर्डिनेट करना। किस लिए करना, इन ऑर्डर टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल ही होता है। ठीक, कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग करना और कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन को हम क्या करते हैं, एक मान के चलते हैं, ये हो सकता है। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू अचीव हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मैनेजमेंट सिर्फ नहीं किया जाता है, मेन है मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या है, कंपनी के गोल को अचीव करना। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के हाई स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए, ये भी आपका उसके तुलना में गलत आंसर है। पांचवा क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन
and coordination of all activities of business in order to achieve company's goals in term of overseas business। अब यहाँ कंपनीज गोल्स तक तो ठीक है, ठीक है। अब ये ओवरसीज बिजनेस लिखकर यहाँ इसको क्या कर दिया उसने, गलत कर दिया, ठीक है। तो ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन होता है एक्टिविटीज का, ठीक है, कंपनी के गोल कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, ये ओवरसीज बिजनेस लिखकर क्या किया, इस आंसर को गलत कर दिया, ठीक है। वरना ये यहाँ अचीव कंपनीज गोल्स तो यहाँ तक ठीक था। तो दोनों को तुलना करा जाए तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके का भी आप वहाँ एग्जाम में फंस सकते हैं, आपको दोनों आंसर सही लगेगा, लेकिन जो आपने पढ़ा है डेफिनेशन या जो भी टर्म्स आपने पढ़ा है उसको, उससे सटीक कौन सा आंसर मिल रहा है उसे देखकर आपको टिक करना है, ठीक है। कहीं आप क्वेश्चंस में फंस सकते हैं कि ये भी आंसर मुझे सही लग रहा है, वो भी आंसर सही लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है उससे सबसे सटीक आंसर कौन सा मिल रहा है उसे आपको टिक करना है। ये कन्फ्लिक्ट अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, कल परसों ही पढ़ा था शायद, कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो एक तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है ये हमने बताया था कि आपस में विवाद होना, ठीक है, डिसएग्रीमेंट, किन्हीं दो लोगों में डिसएग्रीमेंट या दो ग्रुप में डिसएग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, अपन कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन सा आंसर आपका, एक तो हमें हमने तो पढ़ लिया है कि कन्फ्लिक्ट क्या है आपका, किसी दो लोगों के बीच में या किसी दो ग्रुप के बीच में डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो अब उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकल सकता है, निगेटिव एस्पेक्ट भी निकल सकता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या पढ़ा था हमने कि मान लो किसी दो, कुछ एक डिसीजन लेना है माइंड्स में। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसे हम देख सकते हैं कि मान लो माइंड्स में कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। अब एक बंदा बोल रहा है नहीं ये होना चाहिए, ठीक है, एक बंदा बोल रहा है कि ये डिसीजन होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कुछ और होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, इसका डिसीजन से क्या होगा, कहीं ना कहीं कंपनी को घाटा हो जाएगा। ये दोनों में विवाद चल रहा है और विवाद का सॉल्यूशन ऐसा निकला कि दूसरा वाला सही बोल रहा था, तो यहाँ क्या हुआ, कंपनी को फायदा हुआ, ठीक है। अगर ये विवाद नहीं होता तो ये एक नंबर वाला डिसीजन हम लेते और क्या होता, कंपनी को लॉस होता। तो कभी कभी क्या होता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, कंपनी के लिए अच्छा भी होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, दोनों आपस में भिड़े पड़े हैं और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, वो क्या हो गया आपका निगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब देखते हैं उससे रिलेटेड आपका ऑप्शन कौन सा आता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच एवरी कंपनी बिल्ड्स अप लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर फॉर देयर यूज। ये तो दूर दूर तक कहीं कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कि कोई भी कंपनी क्वांटिटी बहुत ही बड़े मात्रा में स्पेयर्स बनाएगी अपने यूज के लिए, कहीं दूर दूर तक कन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी डेवलप्स निगेटिव पॉइंट्स इन ईच हायरार्की ऑफ देयर बेनिफिट। ये भी गलत है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कि कंपनी अपना निगेटिव पॉइंट डेवलप करती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड गेन कॉन्फिडेंस विथ वन ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर कंपनी प्रोग्रेस। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट का निगेटिव एस्पेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। मान लो दो लोग भिड़े पड़े हैं, ठीक है, तो जो गलत है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये ग्रुप, दो ग्रुप है, ठीक है, जो गलत ग्रुप है उसको निगेटिव एस्पेक्ट को क्या दिया है, बढ़ावा जा रहा है, ठीक है, ताकि एक ग्रुप खुश रहे कंपनी के प्रोग्रेस के लिए। तो ये तो गलत बात है कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पूरा वर्ड है क्या है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये नहीं पूछा कि कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो ये तो गलत बात है कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि किसी निगेटिव एस्पेक्ट्स को बढ़ावा दे, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बढ़ावा दे सकता है लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट्स को कभी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बढ़ावा नहीं देगा किसी एक ग्रुप को खुश करने के लिए, ठीक है। तो ये भी गलत बात है। चौथा क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। देखो ये सही लग रहा है कि जो भी कन्फ्लिक्ट है उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को कम करने का प्रोसेस है ना, कि जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, विवाद हो रहा है दो लोग, दो ग्रुप के बीच में, उसका निगेटिव असर कंपनी में ना पड़े, तो लिमिट करना, ठीक है, निगेटिव एस्पेक्ट्स को लिमिट करना।
while increasing the positive aspects of conflict। और जो conflict से अगर सॉरी और कॉन्फ्लिक्ट से जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट हो सकता है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है ये, इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये क्या चीज का प्रोसेस है कि निगेटिव एक्सपेक्ट्स को तो कम करना और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को क्या करना, इंक्रीज करना। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रैक्टिस है क्या करना, कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसे हैंडल करेंगे। मैनेजमेंट में क्या करते हैं अपन, कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करना है ना, तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, हैंडल करेंगे, सेंसिबली करेंगे, फेयरली करेंगे। ये नहीं कि किसी के साथ भेदभाव कर दिए कि भाई तू गलत है। जो भी फेयरली रहेगा उस कैसे मैनेज करेंगे, फेयरली। ठीक है, किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, जो सही है उसको फैक्ट्स रख के उसे सॉल्व करेंगे एंड एफिशिएंटली। तो ये एकदम सटीक आंसर है आपका चौथा, कि निगेटिव एक्सपेक्ट्स को कम करना, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के मतलब कॉन्फ्लिक्ट के निगेटिव एक्सपेक्ट्स को कम करना, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को क्या करना, इंक्रीज करना। और इस तरीके से मैनेजमेंट करना, प्रैक्टिस करना। कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई हम करेंगे कि भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ऐसे हैंडल करेंगे, सेंसिबली हैंडल कर लेंगे, फेयरली हैंडल कर लेंगे और क्या करेंगे, एफिशिएंटली हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएगा आपका, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। पांचवा भी ऑप्शन देख लेते हैं कि कुछ घुमा, जैसे सारे ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो मान लीजिए घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन पढ़ा आया तो आपको ये ऑप्शंस याद रहेंगे कि ये तो गलत है, ऑप्शन वहां भी दिया हुआ था। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स, यहाँ यही गलत कर दिया। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को कम करता है और निगेटिव एक्सपेक्ट्स को बढ़ाता है। कॉन्फ्लिक्ट को जब भी आप मैनेज करेंगे तो कंपनी में निगेटिव एक्सपेक्ट्स कम पड़े, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स ज्यादा पड़े। बाकी सब कुछ सेम किया है सो दैट कंपनी कैन ड्रॉप बेनिफिट एमंग वर्कमैन, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, मेन आंसर आपका चौथा था। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, निगेटिव को कम करना है। अगला देखिए क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, पहला ऑप्शन देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी प्रोडक्शन है उसको प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैसे मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ना, प्लानिंग के साथ। तो वो सारा हमने अपना सिलेबस जब पढ़ रहे थे हम, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन उससे कैसे बना है कि डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एक मिनट वेट करिएगा ना। सॉरी। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ना, तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसको हम कैसे प्लानिंग से करेंगे। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ये सारा चीज हमने पढ़ा था। क्वेश्चन आया है डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला ऑप्शन है, इट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। देखो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है ना, कि क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसको क्या करना है, प्लानिंग के साथ, है ना, ऑर्गेनाइजिंग के साथ करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रोसेस इन मैच पावर एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेन हमने डेफिनेशन तो वहाँ पढ़ा ही हुआ है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो ये तो ऑप्शन सही है ही, है ना। ये दोनों को तुलना करेंगे तो मैन पावर और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बस क्या चाहिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तीसरा क्या, इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर। ये बार बार ऑप्शन आ रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये कहाँ से आएगा कि हर एक कंपनी लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी इंश्योर्स दैट देयर टारगेट्स आर अचीव्ड बाय डिवाइस प्लान्स। ठीक है, टारगेट ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कंपनी इंश्योर करता है कि उनका टारगेट कैसे अचीव हो रहा है, प्लान के साथ अचीव हो रहा है। ये भी गलत है।
इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी इंस्टेड लो कॉस्ट इनपुट एंड अचीव्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये भी नहीं है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि आप पैसा कम लगाएंगे और ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसे कैसे आप प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कैपिटल बजटिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, कैपिटल बजटिंग, है ना। कैपिटल बजटिंग में हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट। कैपिटल बजटिंग में हमने ये पढ़ा था कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा जगह इन्वेस्ट करें कि हमें फायदा हो, ठीक। हम एक कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले क्या करेंगे, अपना कैपिटल पैसे का बजट बनाएंगे कि या पूरा चेक करेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न उसमें सही मिल रहा है कि नहीं, है ना, पैसा हमें सही शॉर्ट मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारा चीज क्या आ जाएगा, कैपिटल बजटिंग के अंदर आ जाएगा। इट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो पैसा देंगे, बहुत ज्यादा पैसा देंगे, वो कैपिटल बजटिंग कहलाएगा। हमने क्या पढ़ा, कैपिटल बजटिंग ऐसा चीज है कि हम ये डिसीजन लेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है। हमारे पास जो भी पैसा है, कैपिटल है, उसका हम सही यूज करें, है ना, ये बजटिंग कहलाएगा। इट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच मनी कंपनी स्टेंड्स देयर एम्प्लॉय एंड ऑफिसर फॉर ओवरसीज ट्रेनिंग टू इंक्रीज। ऐसा नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है कि ऐसा टेक्निक है जिसमें कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को ओवरसीज मतलब बाहर देशों में भेजता है ट्रेनिंग के लिए। ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। तीसरा क्या है, इट इज अ मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर फॉर प्रोक्योरिंग मशीनरी। एक मिनट, सॉरी। आज खांसी हो गया यार। चलिए, अगला क्या, मैनेजमेंट टेक्निक इन विच ईच कंपनी इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर प्रोक्योरिंग मशीनरी। ऐसा भी नहीं है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है सिर्फ कि हमारे कंपनी के लिए मशीन खरीदने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रखते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। चौथा क्या, द प्रोसेस इन विच अ बिजनेस डिटरमाइंस वेदर प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग अ न्यू प्लांट और इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म वेंचर और वर्थ पर्सिंग, ठीक है। ये आंसर आपका सही लग रहा है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस क्या करता है, ये डिसीजन लेता है कि हम न्यू प्लांट लगाए कि नहीं, ठीक है, या किसी मान लीजिए कोल माइंस में आपको क्या करना है, बेल्ट कन्वेयर बिछाना है, ओपन कास्ट माइंस है, वहां आपको क्या करना है, बेल्ट कन्वेयर बिछाना है, ठीक है। तो इसमें आप डिटरमाइंस करेंगे कि आपको बेल्ट कन्वेयर ओपन कास्ट माइंस में फेस से बाहर तक पूरा साइलो बिछाकर आप जो बेल्ट कन्वेयर बिछाओगे वो आपको प्रॉफिटेबल प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि आप कुछ भी नया प्लांट लगा रहे हो या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे पहले क्या करते हैं, आप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग अ न्यू प्लांट और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेंचर और विद पर्सिंग, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ये आंसर आपका सही लग रहा है। पांचवा, मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इंडस्ट्री बाय कैरिंग और साइंटिफिकली इम्प्लीमेंटिंग द सेम फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ऐसा भी कुछ नहीं। तो चौथा ऑप्शन आपका देखिए सही है कि ऐसा प्रोसेस होता है कैपिटल बजटिंग कि आप नया जो प्लांट बना रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपके लिए सही है कि नहीं, वर्थ है कि नहीं, ठीक है, वर्थ है कि नहीं, ये आप कैपिटल बजटिंग से। एक मिनट किलो। अच्छा, थोड़ा धीरे बोलो ना। सॉरी यार, थोड़ा फ्लो फ्लो में, सही बात है, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा धीरे ही बोलता हूँ, क्या है टाइम, एक आदत भी है ऐसे बोलने का यार, ठीक है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चलो। ठीक है, जो भी है ना। तो जो भी है कि नया बिल्डिंग बनाने का, नया प्लांट बनाने का या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी रहेगा, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कैपिटल बजटिंग आ गया। अब देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने दो पढ़ा था, एक था नेट प्रेजेंट वैल्यू और क्या था, आई आर आर, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमने क्या पढ़ा था कि जब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में एनपीवी क्या हो जाता है, जीरो रहता है। ठीक है, ये हमने जब वो टॉपिक पढ़ा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हाउ डू यू एसेस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि आईआरआर में क्या होता है, जो एनपीवी रहता है वो क्या हो जाता है, जीरो। चलो, ये पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। इट सही है। इट इज द रेट इन विच ईच कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल सो दैट दे आर ऑलवेज बी इन अ प्रॉफिट मोड। ये भी ये नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि एनपीवी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और एक चीज और पढ़ा था कि आईआरआर क्या बोल रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम 12% हो। ये चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा कि ऐसे प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें जो पैसा रिटर्न के रूप में मिल रहा है वो क्या हो, कम से कम 12% हो। इट इज द इंटरेस्ट रेट इन विच ईच कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम बैंक एंड अदर। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी से हम उधार ले रहे हैं, सॉरी बैंक से हम लोन ले रहे हैं तो उसमें क्या है इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं है। इट इज द इंटरेस्ट रेट इन विच कैपिटल वाज बोरोड फ्रॉम ओवरसीज मार्केट, ये भी गलत है कि ऐसा नहीं कि ओवरसीज बाहर से हम कहीं पैसा लिए हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट है। Each company borrows capital investment from financial institution and rate of interest which it has to pay back to the lenders is called IRR। ये भी नहीं, साफ हमने पढ़ा है कि एनपीवी जब जीरो हो जाता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, ऐसा रेट ऑफ रिटर्न रहता है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, अब ईएमपी आपका जनरल सेफ्टी के अंदर आ जाएगा ये सारा चीजें। चलिए, ये एफएमसी के ये सारे क्वेश्चन थे 2015। अब क्या अगला एसएमसी, ये दो क्वेश्चन एसएमसी में आए हुए थे। ठीक है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और माइन क्लोजर प्लान, ये दो क्वेश्चन बस है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर अपन आज यहीं छोड़ेंगे। कल 2021 वाला जो पेपर है उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जनरल सेफ्टी में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारे माइंस से गंदा पानी बाहर निकलता है उसको जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या था, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए, effluent treatment plant is a plant to treat the effluent coming from different areas of the plant and pump into river nearby। ठीक है, एक ये चीज तो सही लिखा कि प्लांट से जो अलग अलग एरिया से पानी आता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन पंप इनटू रिवर्स नियर बाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत क्या कर दिया रिवर में उसको छोड़ दिए, उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम यूज भी करते हैं और वाटर स्प्रिंकलिंग में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज में यूज करते हैं। The effluent treatment plant is a plant to treat the effluent coming from different areas of plant and make it into an effluent। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि जो प्लांट से आ रहा है उसको अपन क्या किए, एफ्लुएंट बना दिए। ठीक है, सॉरी ट्रीटमेंट दिए और मेक इट इनटू एफ्लुएंट। द effluent treatment plant is a plant to treat the water coming from different sources, ये गलत हो गया। द प्लांट effluent treatment plant is plant to treat the waste material coming from different areas of plant and make it into cleaner। ठीक है, चलो ये भी एक ऑप्शन सही लग रहा है, चौथा ऑप्शन भी आपका क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, अब क्या है जो हमने पढ़ा है उससे सबसे सटीक आंसर कौन सा हो सकता है ये देखेंगे। ठीक है, तो जो भी प्लांट से आ रहा है वेस्ट मटेरियल डिफरेंट एरियाज और द प्लांट एंड मेक इट इनटू क्लियर। पांचवा ऑप्शन क्या है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज अ प्लांट टू ट्रीट द एफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट एंड मेक इट इनटू क्लीनर। ठीक है, एरिया प्लांट के अलग अलग एरिया से जो आ रहा है वेस्ट एफ्लुएंट उसे क्या करेंगे, हम क्लीनर करेंगे। ठीक है, और मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एफ्लुएंट, ये जो मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली लिख दिया ना, इसने ये सेंसर को सही कर दिया। वरना आप ऊपर देखेंगे तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन भी लगभग सेम है कि एफ्लुएंट इज प्लांट टू ट्रीट द एफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट एंड मेक इनटू एन एफ्लुएंट। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, सिर्फ एफ्लुएंट, लेकिन ये जो मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एफ्लुएंट लिख दिया, इस मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ने इस आंसर को सही कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के भी ऑप्शंस आपको हो सकता है आए, तो आपको जो आंसर सबसे सटीक रहेगा उस आंसर को आपको मारना है। ठीक है,
तो आपका ये दूसरा ऑप्शन और पांचवें ऑप्शन में सिर्फ किसका अंतर रहा, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। मतलब इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। अगला क्या है, माइन क्लोजर प्लान। माइन क्लोजर प्लान हमने पढ़ा था कि माइनिंग चालू होने से पहले, माइनिंग के दौरान और माइनिंग के बाद ऐसा प्लानिंग करेंगे हम माइन क्लोजर प्लान कि माइनिंग चालू होने से पहले, माइनिंग के दौरान और माइनिंग खत्म होने के बाद उसका हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम उस एरिया को रिक्लेम कर दें, ऐसा बना दें कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए। ठीक है, माइनिंग, ये तीन चीज याद रखना है माइन क्लोजर प्लान में, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। ठीक है, हाँ ये तो डिस्कस वही हो रहा है। आपने फर्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन अगर बनाए तो ग्रुप में भेजिएगा प्लीज। हाँ ये प्रीवियस ईयर का है, फर्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन बन रहे हैं, बल्कि बने हुए हैं। उसको ग्रुप में, ऐप में तो है, देखिए ऐप में तो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप ऐप में भी इसको देख सकते हैं। चलो माइंड क्लोजर प्लान एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो मैं बता देता हूँ ऐप में कहाँ है। ठीक है, आप वहाँ जाके उसे देख, अच्छा ऐप में नहीं है शायद अभी। पीवाईक्यूज का एक फोल्डर आकाश को बनाने बोला गया था। चलिए, ये जो आप बोल रहे हो ना प्रीवियस, ये हमारे तरफ से जो माइनिंग ज्ञान के तरफ से जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो आपको कल ऐप में लोकेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Involves planning all activities required before, during and after the operation of a mine to reclaim land socially and economically। ठीक है, सोशली ये तो हो, ये सही है जो हमने पहले पढ़ा ही है कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, माइनिंग के पहले, आफ्टर और ड्यूरिंग में अलग अलग प्लान ऑपरेट होते रहेंगे ताकि जो भी लैंड है वो रिक्लेम हो जाए सोशली और इकोनॉमिकली। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो बिफोर, यहाँ सिर्फ बिफोर लिखा हुआ है, यहाँ ड्यूरिंग एंड आफ्टर ही लिखा है, बिफोर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आफ्टर लिखा हुआ है। ठीक है, रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ माइन, इन्वॉल्व प्लानिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज बस लिखा है। आप पहला और पांचवा ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पहला और पांचवा ऑप्शन देखा जाए तो कंफ्यूज हो सकता है कि प्लानिंग जो है इन्वॉल्व प्लानिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ऑपरेटिंग ऑफ अ माइन। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, दोनों ऑप्शन को देखेंगे, प्लानिंग ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेटिंग ऑफ माइन टू रिक्लेम लैंड सोशली एंड इकोनॉमिकली। ठीक है, दोनों में ऑप्शन क्या आ गया, लैंड को इस तरीके से रिक्लेम करेंगे जो कि सोशली और इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, इसलिए ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बस ये एसएमसी का 2015 का था, इसमें दो ही क्वेश्चंस मैनेजमेंट से रिलेटेड आया था। ये सब जनरल सेफ्टी में आ जाएगा, जनरल सेफ्टी डिस्कस करेंगे फिर हम इसको बताएंगे। चलिए।